हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये UEET की क्लास है और इसमें हम लोग प्रदीपन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रदीपन में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लैंप, यानी बल्ब हमारे कितने प्रकार के होते हैं उनका हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। दोस्तों, अध्ययन के दृष्टिकोण से बल्ब को पढ़ना या लैंप को पढ़ना एक महत्वपूर्ण विषय होता है। क्योंकि आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो आपको हर तरह का नॉलेज होना चाहिए, हर क्षेत्र में नॉलेज होना चाहिए। जो आपके ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, बल्ब हैं, और बल्ब में अलग अलग तरह के लाइट आती हैं। समझ लीजिए दोस्तों, हमारे देखे होंगे जो है कि हमारे इनकैंडेसेंट लैब में अलग अलग टाइप के हमारे लैंप आते हैं, बल्ब आते हैं। उसी तरह से हमारे कुछ गैसियस डिस्चार्ज लैंप होते हैं, जैसे सोडियम लैंप, मरकरी लैंप, हाइलोजन लैंप। तो इनको पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे जो है फिलामेंट लैंप के बारे में। फिलामेंट लैंप क्या होते हैं, ये किस तरह से बनाए जाते हैं, इनकी संरचना कैसे होती है, इन सभी बिंदुओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कुछ लैंप के बारे में दिया गया है या दिखाया गया है। मैं इसको बाद में बताऊंगा आपको। यह आपके फिलामेंट लैंप है, लेकिन तो उसके पहले आप जान लीजिए कि लैंप कितने तरह के होते हैं और इनका हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक जो लैंप होते हैं इसके बारे में आपको दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक लैंप क्या होते हैं। इसको आप देखिए, आजकल प्रकाश उत्पन्न करने के लिए विद्युत लैंपों का उपयोग बहुतायत में किया जाता है। मुख्य रूप से जो लैंप होते हैं उनके तीन भाग होते हैं दोस्तों। पहला हमारा उद्दीपन लैंप होता है, जिसको हम लोग इनकैंडेसेंट लैंप कहते हैं। दूसरा हमारा आर्क लैंप होता है, यानी जिसको इंग्लिश में भी हम लोग आर्क लैंप कहते हैं। तीसरा हमारा गैसीय विसर्जन लैंप होता है, जिसको हम लोग गैसियस डिस्चार्ज लैंप कहते हैं। मुख्य रूप से हमारे तीन ही तरह के लैंप होते हैं। अब इनके जो है वर्गीकरण अलग अलग किए गए हैं। हमारे इनकैंडेसेंट लैंप जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, उसी तरह से आर्क लैंप अलग अलग टाइप के होते हैं, उसी तरह से गैसियस डिस्चार्ज लैंप अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप में आपको लिखा गया इनकैंडेसेंट लैंप। जैसा कि ये पहला मैंने आपको बताया, इसके चार भाग होते हैं, चार तरह के होते हैं। पहला कार्बन फिलामेंट लैंप, दूसरा होता है टंगस्टन फिलामेंट लैंप, तीसरा जो होता है गैस टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है, चौथा हाइलोजन लैंप होता है दोस्तों। अब हम लोग आर्क लैंप के बारे में देखेंगे। आर्क लैंप की हमारी कोई कैटेगरी नहीं होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गैसियस डिस्चार्ज लैंप। ये देखिए आपको गैसियस डिस्चार्ज लैंप। यह गैसियस डिस्चार्ज लैंप भी चार तरह के होते हैं दोस्तों। जैसे हमारा नियॉन लैंप होता है, हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप है, फिर सोडियम वेपर लैंप है, फिर हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। तो यहाँ पर जो हमारा हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है, इसके तीन टाइप हैं, MA टाइप, MAT टाइप और MB टाइप। ये तीन तरह के हमारे हाई प्रेशर मरकरी लैंप होते हैं। वहीं पर आप फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप को देखेंगे दोस्तों, तो यह जो है स्टार्टर की संरचना के आधार पर दो तरह के होते हैं। एक हमारा यूजिंग ग्लो टाइप स्टार्टर जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उस तरह का फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप बन जाता है, और यूजिंग थर्मल टाइप का जो हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं, मैंने थर्मल टाइप का और ग्लो टाइप के स्टार्टर के आधार पर हमारे फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप दो तरह के बन जाते हैं। यहीं पर जो हमारा हैलोजन लैंप है, इसको भी आप देख सकते हैं कि यह अलग अलग टाइप के इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला हैलोजन लैंप फॉर फ्लूइड लाइट, यह आपका लैंप होता है। दूसरा स्टीरियो स्पोर्ट लाइट होता है, आपका जो है स्टूडियो में जो लगता है। फिर यहीं पर आपको देखिए लिखा गया है फॉर ओवर हेड एंड एपिडोस्कोपिक लैंप है, एपिडोस्कोपिक लैंप है दोस्तों, ये आपका लैंप है। फिर फॉर आपका फोटोग्राफिक एंड साइन लाइटिंग के लिए आपका लैंप है। तो ये भी आपका अलग अलग टाइप के लैंप होते हैं। तो आज हम लोग इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इनकैंडेसेंट लैंप होता क्या है। जैसा कि आप देखे होंगे, जो आपके पहले घरों में लगता हुआ लैंप था, 100 वाट का, 200 वाट का, इस तरह के लैंप आप देख सकते हैं दोस्तों। आप देखे होंगे इस तरह के लैंप जो है, इन्हीं लैंप को हम लोग इनकैंडेसेंट लैंप कहते हैं।
इसका टेक्निकल नाम है इनकैंडेसेंट लैंप। हिंदी में इसको जो है हम लोग फिलामेंट लैंप भी कहते हैं। तो अब देखिए, ये जो फिलामेंट लैंप होते हैं वह अलग अलग तरह के होते हैं। फिलामेंट के आधार पर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी सबसे पहला हमारा जो लैंप होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन फिलामेंट लैंप, इसकी संरचना आपको यहाँ दिख रही है कार्बन फिलामेंट लैंप की। उसी तरह से दूसरा मैंने आपको बताया टंगस्टन फिलामेंट लैंप, यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा हमारा है गैस से भरे हुए फिलामेंट लैंप, यानी ये तीसरा लैंप है। दोस्तों, अब इस लैंप की कुछ अपनी खास बातें होती हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर आगे हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कार्बन फिलामेंट लैंप, जब बल्ब का आविष्कार हुआ तो जो बल्ब हमारे सबसे पहले बनाए गए उसमें हमारा जो कार्बन के फिलामेंट है इनका सबसे पहले प्रयोग किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कार्बन एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर देखिए मेल्टिंग पॉइंट लिखा गया कितना होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 3400 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन हमारा क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो हमको कार्बन को मेल्ट नहीं करना है, पिघलाना नहीं है। यानी इस कार्बन का जो फिलामेंट हम लोग बनाएंगे उसको काम में लाना है। तो जो हमारा वर्किंग टेम्परेचर होता है कार्बन का, इसका जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिना मेल्ट हुए हमारा कार्बन के फिलामेंट अच्छे तरह से काम करते हैं। दोस्तों, यहीं पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही कुछ जो है लगभग मैं कहूँ कि 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन फिलामेंट का जो है वेपराइजेशन यानी उसका ऑक्सीकरण स्टार्ट होने लगता है दोस्तों, जिसकी वजह से कार्बन के जो भी वाष्प हैं इस बल्ब के आउटर सरफेस पर जमने लगते हैं, जिससे इस बल्ब की रोशनी कम होने लगती है। क्योंकि आज की डेट में इसका प्रचलन समाप्त हो गया है, इसका बहुत ही कम जगह पर यूज़ करते हैं, जैसे जहाँ पर हमको गर्मी चाहिए, यानी घरों में नमी को दूर करने के लिए। और दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, तो इसका प्रयोग हम लोग बैटरी की आवेश यानी बैटरी के चार्जिंग के समय भी कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रयोग करते हैं। आज के डेट में इसका कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रयोग बहुत कम हो रहा है या न के बराबर है, ऐसे आप समझिए। यानी इसकी खास बात ये होती है क्योंकि ये पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है, अधिक पावर लेता है, लेकिन तो इसका जो आउटपुट प्रकाश के रूप में मिलना चाहिए वो बहुत कम होता है। तो दोस्तों, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। जो हमारे लैंप होते हैं वो अलग अलग टाइप के, जैसे हमारे कार्बन फिलामेंट लैंप हैं। दूसरा हमारा यहीं पर ये जो फिलामेंट है ये कार्बन का लगा होगा दोस्तों, वहीं पर जब फिलामेंट हम लोग टंगस्टन का लगा देंगे, यहाँ पर देखिए फिलामेंट जब हमारा टंगस्टन का लगेगा तो ये हमारे टंगस्टन फिलामेंट लैंप हो जाएंगे। तो देखिए, टंगस्टन फिलामेंट लैंप की भी अपनी कुछ जो खास बातें हूँ मैंने आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे टंगस्टन फिलामेंट लैंप होते हैं इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी जो टंगस्टन मटेरियल होता है यह 3370 डिग्री पर यह क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसको आपको जानना है। लेकिन तो इसके मेल्टिंग पॉइंट से हमें मतलब नहीं है, इसके वर्किंग जो है टंगस्टन जो जिस टेम्परेचर पर अच्छे से काम करता है उससे हमको मतलब है। तो यहाँ पर देखिए इसका वर्किंग टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 2500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक जो हमारा टंगस्टन अच्छे से काम करता है। परंतु ये टंगस्टन जैसे ही इसमें टेम्परेचर अधिक होता है तो टेम्परेचर के कारण टंगस्टन का भी वेपराइजेशन यानी ऑक्सीकरण स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिलामेंट हमारा कमज़ोर हो जाता है और इसका जीवन काल कम हो जाता है। तो दोस्तों, इसके जीवन काल को बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, गैस भरते हैं। यहाँ पर इस जो गैस आप देख रहे हैं, गैस या आपका जो गैस से भरे हुए फिलामेंट लैंप हैं, यानी इसमें हम लोग आर्गन या नाइट्रोजन इन दोनों में से कोई एक गैस या दोनों का मिक्सचर भरते हैं। ऐसा करने से जो हमारा टंगस्टन का फिलामेंट है इसका वेपराइजेशन कम हो जाता है और लैंप की लाइफ या जीवन काल अधिक हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों आपको ध्यान में देना है कि जो हमारे गैस फिलामेंट लैंप होते हैं इसमें आर्गन या नाइट्रोजन दोनों में से किसी एक का मिक्सचर या दोनों का मिश्रण हम लोग इसमें भरते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है, इसका वेपराइजेशन कम हो जाता है और इसका जीवन काल अधिक हो जाता है। और वहीं पर साथ साथ जो अगर इस लैंप के बारे में दोस्तों मैं बताऊं तो इसमें कोई गैस नहीं भरी होती है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है यानी निर्वात होता है, जहाँ से हम लोग गैस को निकाल लेते हैं। तो इसको वैक्यूम टंगस्टन फिलामेंट लैंप भी कहते हैं।
और कभी आप देखे होंगे कि लैंप या बल्ब कोई हमारा जो है अगर फ्यूज होता है या उसका ग्लास टूटता है तो आवाज़ जाता है, यानी बाहर की जो वातावरण में वायु है वह तेज़ी से अंदर की तरफ जाती है, जो कि हमें आवाज़ के रूप में सुनाई देती है। तो इसको और कुछ लैंप के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक लैंप दिख रहा है, इसका फिलामेंट अलग टाइप का है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो इसका फिलामेंट किस आकार का है, हेलिकल आकार का है दोस्तों। फिलामेंट किस आकार का है, हेलिकल आकार का है। हेलिकल आकार का फिलामेंट बनाने के अपने कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे ये जो हेलिकल आकार के फिलामेंट हम बनाते हैं इसका लेंथ अधिक हो जाता है। लेंथ अधिक माने ये हमारे लेंथ अधिक हो जाने से रजिस्टेंस जो होता है वह अधिक हो जाता है। जो तो लेंथ अधिक हो जाने से रजिस्टेंस अधिक होता है और कम जगह में जो है हम लोग हाई रजिस्टेंस के फिलामेंट को लगा सकते हैं, जिससे इसका प्रकाश हमें अच्छा मिलता है। आउटपुट जो है वो हमें प्रकाश के रूप में मिलता है और इसका प्रकाश हमें मतलब मिलता है। तो ये हेलिकल आकार का फिलामेंट है। यहाँ पर कुछ और आपके जो है यह हमारे कनेक्टिंग वायर है, आगे हम लोग देखेंगे इसके फिगर में। तो ये देखिए कुछ इसमें अलग टाइप का आपका फिलामेंट दिख रहा है दोस्तों। अगर और कुछ आप देखेंगे यहाँ पर तो इसमें देखिए कुछ अलग टाइप का फिलामेंट दिख रहा है। तो अलग अलग संरचना के अलग अलग टाइप के फिलामेंट हमारे बल्ब में लगे होते हैं और इन्हीं फिलामेंट के आधार पर हम लोग बल्ब का नाम रख देते हैं। अगर कार्बन के फिलामेंट लगाएंगे तो कार्बन फिलामेंट लैंप, या टंगस्टन के लगाए गए हैं तो टंगस्टन फिलामेंट लैंप। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इस फिगर में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो फिलामेंट लैंप हैं उसके कौन कौन से भाग होते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि देखेंगे कि जो भी हमारे लैंप होते हैं उसके सबसे बाहरी पोर्शन पर हमारा क्या होता है, ग्लास लगा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यह लैंप ग्लास या बल्ब का ग्लास कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो बल्ब का ग्लास होता है वह बोरोसिलिकेट मटेरियल का बना होता है दोस्तों। बोरोसिलिकेट मटेरियल का हमारा लैंप का ग्लास बना होता है। वहीं पर यह आपका फिलामेंट है, यह आपके देखिए यह फिलामेंट है और फिलामेंट किसके बनाए गए हैं, टंगस्टन के फिलामेंट है। अब इस फिलामेंट को सप्लाई देने के लिए यहाँ पर आपके कांटेक्ट वायर है या कनेक्टिंग वायर हैं, ये दो आपके कांटेक्ट वायर हैं दोस्तों। फिर इसके बाद जो है बीच में आपका स्टीम यहाँ पर दिख रहा है। फिर यह आपका क्या है, न्यूट्रल कांटेक्ट, जो इसकी कैप होती है, चूड़ी नुमा कैप होती है, स्क्रू थ्रेड की हमारी कैप होती है। इसको हम इस पर हम लोग इसकी सहायता से न्यूट्रल देते हैं और इसके ये टिप पर जो है हमारा लाइव कांटेक्ट होता है, जिससे हमारा क्या होते हैं, फेज बल्ब को मिलता है। और वहीं पर बीच में हमारे ये दो सपोर्टिंग वायर आपको दिख रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह के समान रूप से सभी बल्ब की संरचना होती है। देख सकते हैं ये हमारे पास एक और बल्ब है, इसकी भी संरचना आप देख सकते हैं, इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब है ये, और इसकी भी संरचना लगभग कुछ इसी समान की है। यह आपकी टंगस्टन है, इसमें गैस भरी हुई है, इनर्ट गैस। मैंने आपको बताया आर्गन या नाइट्रोजन या दोनों का मिक्सचर हम लोग बढ़ते हैं। यह हमारा सपोर्टिंग वायर है, यह आपका ग्लास है बीच में, यह आपका बेस कांटेक्ट वायर होते हैं। फिर यह इंसुलेशन लगा होता है और यह आपका इलेक्ट्रिकल जो है फुट कांटेक्ट होते हैं, यहीं से हम लोग फेज वायर। और ये मेटल की जो हमारी पत्ती होती है या थ्रेड होता है, इस पर हम लोग न्यूट्रल देते हैं। आगे आपका यह बल्ब का ग्लास होता है, यह हमारे कांटेक्ट वायर होते हैं और ये आपका फिलामेंट होता है। तो इस तरह से भी चीज़ों को आपको ध्यान में देखना है। फिर आगे हम लोग इसके बारे में और कुछ टेक्निकल जानकारी लेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको मैंने जो भी चीज़ें पीछे बताया उसको आपको देखना है। जो हमारे इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं, हिंदी में इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं उद्दीप्त लैंप कहते हैं। यहाँ पर ये भी चीज़ें आपको ध्यान में देना, हिंदी में इसको हम लोग उद्दीप्त लैंप कहते हैं। और ये उद्दीप्त लैंप जो होते हैं, यानी जो फिलामेंट लैंप होते हैं, एक फिलामेंट क्या होता है, तंतु होता है, यानी तंतु को ही हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और इसमें धारा प्रवाहित होती है, तो धारा बहने से इसमें क्या होता है कि ताप मतलब जो है एक तरह से ताप हीट पैदा होती है, और ये हीट जो होती है वो हमें लाइट के रूप में मिलती है। तो बल्ब का ये काम भी होता है कि यह इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलना होता है। और ये किसके माध्यम से होता है, तो टंगस्टन के माध्यम से ही हमारा जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदला जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं वो मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला हमारा कार्बन फिलामेंट लैंप होता है। कार्बन फिलामेंट का आविष्कार, यानी सबसे पहले कार्बन तंतु लैंप का आविष्कार हुआ, सबसे पहले हम लोग इसी को प्रयोग में लाए।
क्योंकि इसमें जब धारा बहती है तो कार्बन तंतु गर्म होकर दोस्तों प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। यह गुण सभी मटेरियल में नहीं होता है, कुछ खास मटेरियल में ही ऐसा होता है जिनका रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया कि 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका कार्यकारी टेम्परेचर तो होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, परंतु यहाँ पर देखिए 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हमारे कार्बन का वाष्पीकरण स्टार्ट होने लगता है और जो है बल्ब की आंतरिक सतहों पर कार्बन की वाष्प जमने लगती है, जिससे इसका निर्गत यानी आउटपुट कम हो जाता है। तो इसी वाष्पीकरण के कारण हमारा जो कार्बन के फिलामेंट होते हैं कमज़ोर होकर टूट जाते हैं और बल्ब का जीवन काल दोस्तों कम हो जाता है। इसका प्रयोग मैंने आपको बताया कि बैटरी चार्जिंग में या घरों की नमी को दूर करने में हम लोग करते हैं। इसी के बाद जो हमको देखना है टंगस्टन फिलामेंट लैंप, जिसको वैक्यूम लैंप भी कहते हैं। इस लैंप में हमारी कोई इस लैंप के अंदर हमारी कोई गैस नहीं होती है, वैक्यूम हम लोग क्रिएट करते हैं। यानी इस लैंप में टंगस्टन का पतला तंतु एक ग्लास के बल्ब के अंदर लगाया जाता है और इसको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हवा निकाल देते हैं, यानी वैक्यूम क्रिएट करते हैं। इसका जो है गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका वर्किंग टेम्परेचर जो दोस्तों होता है वो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें भी कम ताप पर इसका वाष्पीकरण होने लगता है और बल्ब को काला कर देता है और इसी वाष्पीकरण के कारण जो है तंतु हमारा कमज़ोर होकर टूट भी जाता है। तो इसका वाष्पीकरण ना होने पाए तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब एक दूसरे तरह का गैस फील्ड लैंप हम लोग गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास गैस से भरे टंगस्टन तंतु लैंप हैं दोस्तों। इसमें हम लोग निर्वात के कारण कम तापमान होने से टंगस्टन का वाष्पीकरण को कम करने के लिए इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, निष्क्रिय गैस यानी जो हमारी इनर्ट गैस होती है जिसको मैंने आपको बताया आर्गन या नाइट्रोजन अथवा दोनों का मिक्सचर हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से इस लैंप का जीवन काल अधिक हो जाता है दोस्तों। अब जो है देखिए आप यहाँ पर इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे किस लैंप की जो है कैंडल पावर यानी जो उसकी प्रकाश की क्षमता होती है वो अधिक होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए हमारे कार्बन के अगर तंतु लगे गए हैं यानी कार्बन के फिलामेंट लगाया गया है या टंगस्टन के फिलामेंट है और उसमें गैस नहीं है और गैस भरे टंगस्टन के फिलामेंट लगाए गए हैं, तो जो हमारे कार्बन के फिलामेंट लगे हुए लैंप होते हैं दोस्तों ये 3 से 4 वाट प्रति कैंडल यानी कैंडल प्रति कैंडल पावर जो होती है ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या होती है, यूनिट होती है कैंडल पावर। और ये जो कैंडल पावर होती है इसी को हम लोग एक तरह से प्रकाश भी कहते हैं, यानी प्रकाश की जो तीव्रता होती है इसी को हम लोग कैंडल पावर कहते हैं। तो जो हमारे कार्बन फिलामेंट लैंप होते हैं ये 3 से 4 वाट एक कैंडल प्रकाश उत्पन्न करने में पावर लेते हैं। वहीं पर हमारे जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप होते हैं वह 1.2 वाट जो होते हैं लेते हैं एक कैंडल पावर उत्पन्न करने के लिए। साथ ही साथ जो हमारे गैस फिलामेंट लैंप होते हैं दोस्तों वो 0.6 वाट एक कैंडल पावर मतलब प्रकाश पैदा करने के लिए लेते हैं। तो सबसे कम पावर हमारे गैस फील्ड लैंप लेते हैं। आज की डेट में हम लोग पावर सेविंग जो है लैंप का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे पास एलईडी होते हैं, एलईडी बल्ब हैं, अलग अलग तरह के हमारे एलईडी बल्ब आ गए हैं जिसका प्रयोग हम लोग कम वाटेज पर अच्छे प्रकाश लेने के लिए करते हैं। यहीं पर देखिए दोस्तों जो हमारे फिलामेंट लैंप होते हैं इसका 5 से 6% भाग आपको प्रकाश ऊर्जा के रूप में ही प्राप्त हो पाता है, बाकी ऊष्मा के रूप में हमारा क्या होता है व्यर्थ चला जाता है। तो यह जो है पावर ज़्यादा लेते हैं जिसकी वजह से हीटिंग ज़्यादा पैदा करते हैं, प्रकाश कम उत्पन्न करते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारे लैंपों के कुछ विशिष्टताएं होती हैं जिसको आप कैसे लैंप को लिख सकते हैं या दिखा सकते हैं। जैसे जब भी लैंप आप खरीदने जाएंगे तो उसकी जो वोल्टेज होती और उसकी जो पावर उस पर लिखी हुई आपको मिलेगी। जैसे 100 वाट 230 वोल्ट, 100 वाट 250 वोल्ट, 200 वाट 230 वोल्ट, यह 200 वाट 250 वोल्ट, 60 वाट 230 वोल्ट, इस तरह की रेटिंग के साथ जो है बल्ब आपको मार्केट में मिलते हैं। अब जो है यहाँ पर देखिए लैंप की सामर्थ्य यानी लैंप की जो पावर हम लोग निकालते हैं उसके लिए फार्मूला जो होता है P बराबर V/I, जहाँ P लैंप की सामर्थ्य वाट में होती है, V सप्लाई वोल्टेज वोल्ट में होती है और I सप्लाई धारा एम्पियर में होती है दोस्तों। अब इसके बाद लैंप की दक्षता, लैंप की इफिशियंसी आप निकालते हैं दोस्तों।
तो जो भी लैंप होता है उससे जो हमारा प्रकाश निकलता है वह लाइट के रूप में निकलता है, और जो लैंप को इनपुट पावर देते हैं वह हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में देते हैं। तो इफ़िशियंसी यानी दक्षता बराबर आप जानते हैं आउटपुट बटे इनपुट होता है। तो यहाँ पर हमें जो लैंप से आउटपुट मिलता है वह प्रकाश के रूप में मिलता है, और प्रकाश की यूनिट कैंडल पावर होती है, यानी कैंडल पावर ऑफ लैंप, और जो हम इनपुट पावर देते हैं वह इलेक्ट्रिकल ऊर्जा के रूप में देते हैं, जिसको हम लोग वाट कहते हैं। तो कैंडल पावर ऑफ लैंप बटे में आप कह सकते हैं वाटेज ऑफ लैंप। इस तरह से आप जो है किसी भी लैंप की दक्षता यानी इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। और परसेंटेज इफ़िशियंसी निकालने के लिए आप उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो आपकी परसेंटेज इफ़िशियंसी निकल के चली आएगी। तो दोस्तों अगर यहाँ से आप एक बात ध्यान देंगे तो जो लैंप की दक्षता होती है, इफ़िशियंसी होती है, वह डायरेक्टली वोल्टेज के समानुपाती होती है। जितना अधिक वोल्टेज होगा उतना ही अधिक हमारा क्या होता है, लैंप प्रकाश देता है। आप देखे होंगे कि इस तरह के बल्ब जब लगाए जाते हैं तो वोल्टेज कम होता है तो इनका आउटपुट कम मिलता है। अगर वोल्टेज ठीक ठाक है तो आउटपुट आपका अच्छा मिलता है। वहीं पर दूसरी चीज़ कि लैंप की जो दक्षता होती है वह डायरेक्ट रूप से टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है। जितना अधिक ताप होगा उतनी ही हमें प्रकाश के रूप में ऊर्जा मिलेगी। तो इस तरह से दोनों ही बातें आप ध्यान में रखेंगे कि जो लैंप की दक्षता होती है वो वोल्टेज तथा टेम्परेचर दोनों के समानुपाती होती है। यहाँ पर भी लिखा गया है लैंप की कैंडल पावर, यानी कैंडल पावर यानी जो उसकी प्रकाश होती है वह वोल्टेज के समानुपाती होती है। जहाँ पर यह आपको ऊपर डेटा लिखा गया है दोस्तों, यह हमारे अलग अलग जैसे गैस फिलामेंट लैंप के लिए है या टंगस्टन फिलामेंट के लिए, उसके लिए उसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं नीटा की वैल्यू। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे जैसे फिलामेंट लैंप के गुण क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिलामेंट लैंप के गुण होते हैं, यानी जो हमारे फिलामेंट लैंप होते हैं उनकी इसेंशियल गुण क्या होते हैं दोस्तों, लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात बताऊं कि जो भी फिलामेंट होते हैं उसका गलनांक बिंदु यानी जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए बहुत अधिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कम ताप पर ही हमारा जो है फिलामेंट पिघल जाए तो वो काम नहीं करेगा, आपका बल्ब खराब हो जाएगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए। दूसरी बात कि प्रतिरोध ताप गुणांक आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। प्रतिरोध ताप गुणांक कम होने से क्या मतलब है कि यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो भी हमारे फिलामेंट होते हैं उसका कम से कम होना चाहिए। और कम से कम होगा तो जितना भी टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, टेम्परेचर में चाहे जितना चेंजेज होगा, इसके प्रतिरोध में या रेजिस्टेंस में नगण्य के बराबर या बिल्कुल चेंजेज नहीं होगा। तो जो भी हमारे फिलामेंट लैंप होते हैं उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप गुणांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए दोस्तों। तीसरा, जो भी हमारे फिलामेंट होते हैं वह ऑक्सीकरण के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। यानी अगर ऑक्सीकरण के प्रभाव से मुक्त होगा फिलामेंट तो उसका जीवन काल अधिक होगा और अधिक समय तक हम लोग बल्ब से प्रकाश ले सकते हैं। वहीं पर इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान जो है यानी जिसको हम लोग रो कहते हैं, इसका मान कम होना चाहिए। रो का मान कम होने से इसमें जो है इसका गुणधर्म अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी भी अच्छी हो जाती है। और अगली बात आपको लिखा गया है कि पदार्थ को डक्टाइल होना चाहिए। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, तन्य से होना चाहिए। जो भी हम फिलामेंट लगाते हैं वह डक्टाइल मतलब उसके पतले पतले तार बनाए जाने योग्य होना चाहिए, ब्रिटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर पदार्थ ब्रिटल होगा उतनी ही अधिक वह मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो पदार्थ को डक्टाइल होना चाहिए, इस नेचर का होना चाहिए फिलामेंट को। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अभी मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। जैसे फिलामेंट लैंप के गुण के बारे में पढ़ा है, ये इसकी दक्षता के बारे में पढ़ा है, यह अलग अलग टाइप के हमने लैंप के बारे में पढ़ा है। कार्बन फिलामेंट लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप और गैस फिल लैंप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से हमारे लैंप के पार्ट्स होते हैं। यह भी आपने देखा कि इस फिगर के माध्यम से भी हमने देखा कि लैंप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। यह आपका फिलामेंट अलग अलग टाइप के आपको दिखाया गया। यह हेलिकल आकार का फिलामेंट होता है। इसके बाद आप देखिए यह हमारे कार्बन फिलामेंट लैंप के बारे में भी मैंने कुछ चीज़ें आपको बताया और यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी आपको बताया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आए दोस्तों तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।